तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने धर्म स्टडी प्रो चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर सेकंड क्लास 12 का, ठीक है, जिसका नाम है हमारा राजा, किसान और नगर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा क्लास 12 का चैप्टर, ठीक है, और चैप्टर हमारा सेकंड है और पार्ट इस चैप्टर का पार्ट बना है, ठीक है, पहला वीडियो यानी कि, ठीक है। और चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर, ठीक है। इंग्लिश में बोलें तो किंग्स, फार्मर्स और टाउन, ठीक है, एंड टाउन्स। चलिए बढ़ते हैं। देखिए पहला चैप्टर हमारा कौन सा था, तो हमारा पहला चैप्टर था हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, जिसका काल निर्धारण किया गया है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक, यानी 20 तक, ठीक है। अब देखिए फिर आती है हमारी वैदिक सभ्यता, ठीक है। वैदिक सभ्यता यानी कि इसका काल है, देखिए क्या है, 1500 से 600 बीसी तक, ठीक है, 1500 बीसी से 600 बीसी तक। और इसमें देखिए बहुत से वंश हुए, किसके बाद ये आया हमारा, इसमें हम मौर्य वंश पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए पहला वंश था हमारा हर्यक वंश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 544 बीसी से 542 बीसी तक ये रहा। फिर हमारा नाग वंश रहा, ठीक है, और 512 से 344 बीसी तक ये रहा। फिर हमारा नंदवंश 344 से 321 बीसी तक। फिर हमारा आया है मौर्य वंश, जो कि हमारा इस चैप्टर का टॉपिक है, ठीक है। ये पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में, 321 से बीसी से 185 बीसी तक, यानी कि ईसा पूर्व तक, ठीक है। और कई किताबों में आपको, कई बुक्स में आपको 322 से 185 तक मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है 321 से 185 बीसी तक, ठीक है। आपको यही सन याद रखनी है, यही आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, आपको यही लेके आनी है पेपर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर हमारा आया है नंदवंश 344 बीसी से 321 बीसी तक, ठीक है। फिर हमारा मौर्य वंश आया है 321 से 185 बीसी तक, मैंने बताया, ठीक है। कई राइटरों की बुक में 322 से 185 बीसी तक मिलता है। चलिए अब देखिए नंदवंश, हम पहले इससे नंदवंश लेते हैं, मौर्य वंश से पहला नंदवंश, फिर देखेंगे कैसे हमारा मौर्य वंश की स्थापना हुई, ठीक है। देखिए हमारा नंदवंश, नंदवंश का पहला शासक था, देखिए संस्थापक कौन था, यानी कि तो महापद्मानंद था। फिर देखिए फिर अंतिम शासक था धनानंद। ये धन का बड़ा लालची था, ठीक है। इसने क्या किया था, चाणक्य को बेइज्जत किया था, चोटी पकड़कर उसको बेइज्जत किया था। चाणक्य जब वहाँ पर यज्ञ कराने के लिए गए थे तो उन्होंने कहा मैं करा सकता हूँ यज्ञ, तो उनको बेइज्जत किया था चोटी पकड़कर। तो उन्होंने क्या किया, जब देखिए धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य को द्वारा हराकर मौर्य वंश की स्थापना की गई। अब उन्होंने सोच लिया कि मैं इसके साम्राज्य को समाप्त कर दूंगा। तो वो चले गए जंगल में, तो उनको मिला, उन्होंने एक बच्चे खेल रहे थे चोर पुलिस का खेल, तो वहाँ पर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा, बच्चे को। क्या होता है, धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। तो किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई। जब हमारा हड़प्पा सभ्यता नष्ट हुई तो हमारी वैदिक सभ्यता इसके बाद आती है, ठीक है। अब देखिए वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा बसाई गई सभ्यता थी। देखिए मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था आर्यों का आक्रमण हड़प्पा सभ्यता पर हुआ होगा, तो वहाँ से आर्यों का आक्रमण अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद आर्य सभ्यता यानी कि, ठीक है, वैदिक सभ्यता आई। अब देखिए यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, और हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। अब देखिए इसका काल देखिए क्या है, 1500 बीसी से ईसा पूर्व से, यानी कि 600 ईसा पूर्व तक है, निर्धारण किया गया है, ठीक है। अब देखिए ये सभ्यता देखिए आर्यों की भाषा संस्कृत थी, जो आर्य थे हमारे उनकी भाषा संस्कृत थी, ठीक है। अब देखिए इस समय ऋग्वेद का लिखा गया, इस समय में ऋग्वेद लिखा गया, जो कि हमारा सबसे पुराना वेद है। सबसे पहला वेद हमारा कौन सा है, तो ऋग्वेद, ठीक है, आर्यों के द्वारा लिखा गया। अब देखिए वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में पढ़ते हैं। देखिए पहला भाग हमारा ऋग्वेदिक काल, जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल, जिसमें बाकी वेदों की रचना हुई, उसे उत्तर वैदिक काल में पढ़ते हैं। और अकेले ऋग्वेद को हम ऋग्वेदिक काल में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका काल है 1000 बीसी से 600 बीसी तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब क्या हुआ, देखिए
ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप एक अधिकारी था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। अब देखिए 1830 के दशक में ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाल लिया। उसने क्या किया, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ा और आरंभिक अभिलेख तथा सिक्के थे, ठीक है, सिक्के में इन्हीं लिपियों का उपयोग किया गया था। जो प्रारंभ में सिक्के बनाए गए थे, ठीक है, और अभिलेख थे, उनमें इन दो लिपियों का ही उपयोग किया गया था। तो देखिए जेम्स प्रिंसेप ने पता लगा लिया कि अधिकतर अभिलेखों और सिक्कों पर पीयदर्शी लिखा है। उन्होंने पता लगा लिया कि इस पर अधिकतर पीयदर्शी लिखा है, जिसका अर्थ है पीयदर्शी का, देखिए पीयदर्शी अर्थात मनोहर मुखाकृति वाला राजा, ठीक है, इसका अर्थ होता है। थोड़ा सा यहाँ पर सही कर लीजिए, यहाँ पर मुखाकृति है, ठीक है। अब देखिए कुछ अभिलेखों में राजा का नाम अशोक भी लिखा था। अब देखिए कुछ ऐसे अभिलेख थे जिनमें राजा का नाम अशोक भी लिखा था। तो ये क्लियर हो गया। देखिए क्या होता है, क्योंकि बौद्ध और ग्रंथों में अनुसार अशोक सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक था। जो बौद्ध के ग्रंथ हैं, ठीक है, उसमें जो अशोक था उसमें बताया गया है कि अशोक सबसे प्रसिद्ध शासक था, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया था कि अशोक ने ये अभिलेख बनवाए होंगे, ठीक है। इस प्रकार क्लियर होता गया। अब देखिए अभिलेख तथा अभिलेख शास्त्र, ये क्या होता है अभिलेख तथा अभिलेख शास्त्र। देखिए अभिलेख क्या होता है। देखिए पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए लेखों को अभिलेख कहा जाता है, ठीक है। जो ऐसे पत्थर हैं, कोई बर्तन है, बर्तन में आपने लिखा हुआ देखा होगा, आज के समय में लोग लिख देते हैं, अंगूठियाँ वगैरह पर लिखवाते हैं, आपने देखा मेले वगैरह में, तो वो अभिलेख कहलाता है, ठीक है। धातु या पत्थर पर जो लेख लिखे जाते हैं उन्हें अभिलेख, जो खुद कर लिखे जाते हैं, ठीक है, वो अभिलेख कहलाते हैं। अब देखिए जो व्यक्ति अभिलेखों को बनवाते थे उनमें उन लोगों की उपाधियाँ देखिए और उनके द्वारा दिए जाने वाले कार्य, ठीक है, किए जाने वाले कार्य और उनके विचारों को लिखा जाता था। जो लोग उनको बनवाते थे उनके विचार, उपाधियाँ और उनके कार्य लिखे जाते थे, ठीक है, प्रसिद्धियाँ और, ठीक है। अधिकतर अभिलेख राजाओं की क्रियाकलाप, विजय अभियान तथा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा देते हैं, ठीक है। जो राजा दान वगैरह देते थे, धार्मिक कार्य करते थे, ठीक है, कुछ मंदिर वगैरह बनवा दिए, तो उनको इन अभिलेखों में लिख दिया जाता था कि इन्होंने ये बनवाया है। अब देखिए कुछ अभिलेख में इनके निर्माण की तारीख भी मिली है। कुछ ऐसे अभिलेख मिले जिन पर तारीख भी उत्तीर्ण है, कब बनवाए गए हैं ये। अब देखिए प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। जो प्राचीनतम अभिलेख थे वो सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा में, तो प्राकृत भाषा में लिखते थे, ठीक है। और प्राकृत भाषा आम जनता की भाषा थी, ऐसी भाषा थी जिसे सभी लोग आसानी से समझ लेते थे। प्रत्येक व्यक्ति आसानी से समझ जाता था, वो आम जनता की भाषा थी, ठीक है, प्राकृत। अब देखिए इसके अलावा तमिल, पाली, संस्कृत जैसी भाषा के शब्द भी अभिलेख में मिले हैं। जैसे तमिल, पाली, संस्कृत, इसके भी शब्द मिले हैं अभिलेखों में। अब देखिए अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, अभिलेख शास्त्र। जो अभिलेख होते हैं उनको पढ़ना, ठीक है, उनका अध्ययन करना अभिलेख शास्त्र कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जनपद और महाजनपद क्या थे। देखिए जनपद, अब देखिए जन का अर्थ होता है लोग, ठीक है, पद का होता है पैर, अर्थात जहाँ जन यानी कि लोग आकर पैर माने पैर रखे यानी कि बस गए हों, जहाँ जनता आकर बस गई हो उन्हें जनपद कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि जन और जनता, पद का अर्थ होता है जनता, ठीक है, जहाँ पर जनता ने पैर रखे हों उन्हें जनपद कहा गया, ठीक है। अर्थात जहाँ लोग आकर बस जाएं वह जनपद कहलाया, ठीक है। ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लोग निवास करते हैं उन्हें जनपद कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए महाजनपद, लगभग 250 वर्ष पूर्व कई जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, थोड़े लोग थे, वहाँ पर बहुत से लोग यानी कि वहाँ पर विकसित हुआ तो उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अब देखिए अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। आज के समय में भारत की राजधानी दिल्ली है, इसी प्रकार राजधानी होती थी जनपदों की, ठीक है, महाजनपदों की। अब देखिए इन राजधानियों की किलेबंदी की जाती थी। मान लो ये राजधानी है तो उसके चारों तरफ एक दीवार बनाई जाती थी जिसे किलेबंदी कहा जाता था, ठीक है। और प्रवेश द्वार होते थे दीवार में जाने के लिए, इधर उधर निकलने के लिए, ठीक है, द्वार होते थे, तो उन्हें राजधानी किलेबंदी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए किलेबंद राजधानी का रखरखाव सेना तथा नौकरशाही द्वारा किया जाता था। अब जो राजधानी होती थी चारों तरफ उसके नौकर होते थे, सैनिक होते थे, उसकी रक्षा के लिए, कोई बाहरी राजा आक्रमण न करते इसलिए, ठीक है। चलिए अब देखिए अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था।
जो महाजनपद थे उन पर ज़्यादातर राजा का शासन होता था। अब देखिए, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। कई लोगों का समूह, ठीक है, शासन करता था। देखिए देखिए गण और संघ क्या थे। देखिए गण गण शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता था, जहाँ पर कई सदस्य हों, प्रत्येक व्यक्ति राजा होता था उस समूह का, उसे गण कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए संघ संघ शब्द का प्रयोग किसी संगठन या सभा के लिए किया जाता था। कोई संगठन या सभा हो उसके लिए संघ कहा जाता था, बहुत से लोग हों वहाँ पर एकत्रित, ठीक है। चलिए अब देखिए 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध और जैन धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। जो बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं उनमें भी महाजनपदों का जिक्र मिलता है, ठीक है। अब देखिए मगध, गंधार, बच्ची, गौसल, कुरु, पंचाल, अवंती, इन महाजनपदों का माप जो नाम कई बार मिलता है। ये महत्वपूर्ण जनपद रहे होंगे क्योंकि इनका नाम बार बार आता है इन ग्रंथों में, तो ये महत्वपूर्ण ग्रंथ रहे होंगे, ठीक है। महाजनपद महत्वपूर्ण होंगे। अब देखिए भगवान महावीर तथा भगवान बुद्ध इन्हीं गण से संबंधित थे। जो भगवान महावीर थे और भगवान बौद्ध थे वो इन्हीं और गण और संघ से, ठीक है, यानी कि उनका संबंध इन्हीं से था। चलिए अब देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक परिवर्तनकारी काल क्यों कहा गया है, ठीक है। एक परिवर्तनकारी काल कहा गया है, क्यों कहा गया है। देखिए आरंभिक राज्यों का उदय, इसमें क्या हुआ, आरंभिक राज्य यानी कि राज्य बने, ठीक है, थोड़े छोटे छोटे, और नगरों का नगर आए, ठीक है, नगर बने, शहर यानी कि। और देखिए लोहे का बढ़ता प्रयोग, इसमें लोहे का प्रयोग होने जाने लगा, ठीक है। और देखिए सिक्के का विकास, सिक्कों को बनाया जाने लगा, और बौद्ध और जैन दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। जो बौद्ध और जैन है, जो धर्म आए इसी ही वैदिक सभ्यता में ही आए, ठीक है। और देखिए ब्राह्मण द्वारा धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की। जो ब्राह्मण थे उन्होंने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या होता है, जो धर्मशास्त्र हैं, ठीक है, धर्मशास्त्रों के अनुसार क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे, वही राजा बन सकते थे, क्षत्रिय ही राजा बन सकते थे। लेकिन देखिए राजा का काम किसानों, व्यापारियों तथा शिल्पकार से कर तथा भेंट वसूलना था। कर यानी कि जो उनकी रक्षा के बदले में जो पैसे देते थे उन्हें कर कहते थे, ठीक है। और देखिए धीरे धीरे कुछ राज्य अपनी स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र बनाने लगे। कुछ राज्य थे अपनी नौकरशाही सेना और अपनी सेना खुद की और नौकरशाही सेना बनाने लगे, ठीक है। अब देखिए 16 महाजनपदों में प्रथम मगध प्रसिद्ध क्यों था, ठीक है, शक्तिशाली क्यों था। अब देखिए मगध बिहार राज्य में स्थित है। अब देखिए ध्यान रखना है आपको, मगध कहाँ पर है, तो बिहार राज्य में स्थित है, ठीक है। और देखिए मगध 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया, सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था, ठीक है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अब देखिए इसके शक्तिशाली होने के कई कारण थे। क्या क्या कारण थे, देखिए जैसे कि देखिए उपजाऊ भूमि की, जिससे अच्छी फसल होती है। अब देखिए बिहार में आज भी उपजाऊ भूमि में ज़्यादातर चावल होता है, वहाँ पर बहुत ही पानी की व्यवस्था है, तो वहाँ पर उपजाऊ भूमि थी, इसलिए मगध समृद्ध होने में फ़ायदा हुआ उसे। और देखिए लोहे की खादान उपलब्ध थी, वहाँ पर लोहा था जहाँ से सेना को अच्छे अस्त्र शस्त्र बनवाए जा सकते थे, तलवारें वगैरह बना लेते थे आसानी से, ठीक है, आसानी से। इससे मगध को शक्तिशाली बनने में बहुत ही फायदा हुआ। अब देखिए लोहे से औजार तथा हथियार बनाना आसान था। अब देखिए औजार यानी कि खेती के औजार बना लेते थे वो, और हथियार बना लेते थे सेना से लड़ने के लिए, ठीक है। और जंगलों में हाथी उपलब्ध थे, जो जंगल थे वहाँ पर हाथी थे बड़ी सेना में, जो दलदल भूमि में उपयोगी थे, जिनका प्रयोग दलदल भूमि में लड़ाई में सेना करती थी, ठीक है, युद्ध में सेना करती थी। अब देखिए सेना में हाथियों को शामिल किया जाता था, क्योंकि हाथियों को शामिल किया जाता था सेना में, ठीक है। अब देखिए गंगा और इसकी उपनदियों में आने जाने का रास्ता आसान और सस्ता था। जो गंगा के माध्यम से व्यापार होता था, तो यानी कि व्यापार जल मार्ग से जो व्यापार होता था वो आना जाना उससे आसान हो जाता था, इसलिए भी शक्तिशाली बना। मगध प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ठीक है, इसलिए भी उस पर कोई हमला नहीं कर सका और मगध शक्तिशाली होता गया। मगध में योग्य तथा शक्तिशाली शासक थे, ठीक है, जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद। इन शासकों को बेहतर नीतियाँ के कारण
मगध इतना शक्तिशाली समृद्ध था, ठीक है, समृद्ध था। जो महत्वाकांक्षी शासक थे ये, जिसके कारण मगध शक्तिशाली सबसे बन गया। और देखिए प्रारंभ में राजगृह का, देखिए राजगृह थी, ठीक है, प्रारंभ में राजगृह का मगध की राजधानी होती थी। जो पहले पहले शुरू में थी तो मगध की राजधानी राजगृह थी, ठीक है। और देखिए परंतु 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो बनाया गया, ठीक है, पाटलिपुत्र को बनाया गया। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसको बनाया गया, तो पाटलिपुत्र को, ठीक है। चलिए वीडियो फटाफट लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, हाँ, चैनल को, और वीडियो शेयर कर दो अपने दोस्तों में, ठीक है, ताकि उनको पता लग सके कि वीडियो पढ़ने शुरू हो गए न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।